one conversation with the foreign minister. In my view, he doesn't understand the threat. It was a conversation I had in a committee meeting. I can't comment on it, but he just doesn't understand it. And he can keep saying what he wants. But in my view, the government is not understanding the actual threat from China. And a lot of commentators say this. नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। राहुल गांधी जी लंदन में बहुत तीर मार के आए हैं। बल्कि ये समझ लीजिए कि वो जिस घोड़े पे चढ़े वो बेचारा घोड़ा जो है वो घबरा के वहीं लीद कर गया और आगे बढ़ा ही नहीं। अब उनके उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कार्यक्रम किए और 3 कार्यक्रम उन्होंने एक JBS स्कूल कैम्ब्रिज में किया, जज बिजनेस स्कूल कैम्ब्रिज, और बाकी जो उन्होंने बहुत कुछ कहा वो तो आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा। उनमें से कुछ पर मैं चर्चा करूंगा, सब पर तो अगर करने लगा तो ये तो 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो जो कैम्ब्रिज वाले उनके इंटरैक्शन में थी वो थी कि उनका जो इंट्रोडक्शन था वो वहाँ के प्रोवीसी कमाल मुनीर ने कराया। कमाल मुनीर जी के द्वारा ही वो प्रोग्राम होस्ट किया गया था। और कमाल मुनीर जी जो हैं वो एक न केवल पाकिस्तानी हैं बल्कि ऐसा कहा जाता है कि वो तो ISI के फ्रंट हैं लंदन में। तो अभी तक जो बात हो रही थी कि साहब की चाइना CPC के साथ में कांग्रेस का समझौता है और राहुल गांधी चाइना के फ्रंट हैं, तो अब ये पता चल रहा है कि उनको तो ISI वालों के साथ भी मुलाकात करने में और उनके साथ घूमने फिरने में कोई परहेज नहीं है। जो बातें उन्होंने कही उस पर तो अभी हम भी बात करेंगे। फिर दूसरी बात जो है वो आपने देखा होगा कि वो जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन में एक सुरेश गुप्ता जी जो थे, जो उन्होंने जो एडवाइस दी थी कि भाई देखिए मैं इंदिरा गांधी जी का भी बहुत, मैं उनको दीदी मानता था, मैं आपके परनाना उनके साथ भी था, यानी इंदिरा गांधी जी के पिताजी हमारे नेहरू जी, और मैं अपनी साइकिल से उनके यहाँ जाया करता था और वो मुझे बहुत पसंद करते थे, इत्यादि इत्यादि। तो वो सुरेश गुप्ता जी ने उनको ये सलाह दी, बहुत नेक सलाह दी। अब आप ये देखिए कि ये पूरे इसमें कह रहे हैं कि साहब की आई एम हियर टू लिसन, ये उनका लाइट मोटिव, जिसको जर्मन में कहते हैं लाइट मोटिव, यानी कि पूरा उनका ध्येय है, उद्देश्य है कि वो सबकी सुनने गए हुए हैं। वहाँ पर सुन तो किसी की कैसे रहे हैं, वो सुरेश गुप्ता जी वाले वक्तव्य में स्पष्ट हो गई कि जब सुरेश गुप्ता जी ने उनको ये बताया कि भाई इंदिरा जी से जब ये कहा गया कि भाई आपको मोरारजी देसाई जी ने जेल में डाल दिया था, आपका जेल का अनुभव कैसा है, तो इंदिरा जी ने एक देशभक्त की तरह कहा कि यह मेरा सिद्धांत है कि मैं देश के बाहर देश के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलती। तो ये जो हमारे भाई साहब जो थे, जो लिसनिंग के लिए आए थे, जो सुनने के लिए आए थे, उन्होंने उनको सुना ही नहीं उसके बाद कि नहीं ही इज़ नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, और करके उसको, अरे भाई ही इज़ नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, उन्होंने पूरे तुम्हारे ट्रिप की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो तुमको बताई, और वो बताई कि कुछ भी होने से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा देशभक्त होना। तुम प्रधानमंत्री बनोगे या नहीं बनोगे वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम देशभक्त हो या नहीं हो। यदि अटल बिहारी जी का उनको दिया जाता उदाहरण तो निश्चित रूप से वो नहीं सुनते, लेकिन कम से कम इंदिरा जी का उदाहरण दिया वो तो सुन लेते, लेकिन नहीं, वो भी उन्होंने नहीं सुना। तो उनके जो तीसरा इंटरेक्शन था वो चेथम हाउस में था, और वो चेथम हाउस का जो इंटरेक्शन है उसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है उभर के, जिसकी बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि वहाँ पर एक मालिनी मेहरा जी ने कहा कि मेरे पिताजी RSS में थे और मेरे पिताजी RSS में, मैं उनकी बेटी हूँ और मैं आजकल पसंद नहीं कर रही हूँ कि क्या चल रहा है भारत में। अब ये मालिनी मेहरा जी का जो कार्यक्रम है वो पहले आप समझ लीजिए कि इनके जो पिताजी थे उनका मैंने रिसर्च करके ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया, और मैं आपको ये कि इसमें एक आर्टिकल मैं आपको फ्लैग करूँगा। ये आर्टिकल जो है ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है दी गार्जियन उसका है, और ये छपा था 11 मई 2003 को।
और 11 मई 2003 को ये छप के, और इसमें ये आया था कि जो माधवलाल जी थे मेहरा, वे मालिनी मेहरा के पिताजी थे, जो माधव मेहरा भी कहलाते थे। और यही मालिनी मेहरा के हवाले से जो गार्जियन में छपा है वो मैं आपको पढ़ देता हूं कि आप ये देखिए, 2003 की बात है, हम 2022 में। मालिनी जी क्या कहती हैं? ही वॉज इवन डिनाउंस्ड लास्ट वीक बाय हिज डॉटर मालिनी। ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। जी, ये आरएसएस वाले थे। ही इज़ इन नो पोजिशन टू लेक्चर एनी बॉडी अबाउट इंटीग्रिटी और गवर्नेंस। अब ये इन्होंने बनाया कोई इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स 1990 में, तो ये आरएसएस में कब थे? इन्होंने ये क्लेम किया, माधवलाल मेहरा जी ने, जो बाद में माधव मेहरा बन गए, इन्होंने ये क्लेम किया कि वो इंडियन रेलवेज में सीनियर ऑफिशियल थे, यानी कि सरकारी नौकर थे। तो आरएसएस में कैसे आ गए? तो ये पूरा का पूरा ये एक्सपोज हो गया कि ये जो मालिनी मेहरा, जो जिनको ले आया गया आरएसएस की डॉटर बता के, ये पूरी तरह से फर्जी मामला। तो ये तो इनका चैथम हाउस का हो गया। और जो बातें इन्होंने करी, अलग अलग बातें, तो वो अब आप देखिए ये कैसी कैसी बातें करते हैं कि साहब पार्लियामेंट में कहते हैं जाके, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहते हैं जाके कि साहब हमारे माइक्स जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। भैया, माइक्स का एक बिल्कुल नियम है कि आप स्पीकर की परमिशन से ही बोलेंगे तब तो माइक चलेगा। ये सब जानते हैं, इनको बोलने से कोई नहीं रोकता। पिछले साल का याद कीजिए आप, बजट भाषण में इन्होंने बजट के अलावा सब कुछ बोला, कहा कि मैं आ रहा हूँ बजट पे, मैं आ रहा हूँ बजट पे, और बाद में कहा कि नहीं अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने जो कुछ बोलना था वो बोल लिया। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के साथ में किस प्रकार की सहानुभूति किसी को भी रखनी चाहिए। फिर बीजेपी के बारे में तो ये जो बोलते हैं सो बोलते हैं, सब लोग सुन चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी ही सब कुछ है, और डेमोक्रेसी जो है वो ख़तरे में है, और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो डेमोक्रेसी के डिफेंडर्स हैं ब्रिटेन और अमेरिका, अरे भैया ये कब से बन गए डेमोक्रेसी के डिफेंडर? ये ब्रिटेन वही तो है जिसने एम्पायर बनाई, जिसने 56 देशों को कॉलोनाइज किया, 56 देशों को गुलाम बनाया। ये डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया है। जिसने भारत को भी ट्रांसफर ऑफ पावर जब किया तो वहां पर भी अपना नुमाइंदा, एक ब्राउन अंग्रेज जवाहरलाल नेहरू को बैठा दिया, और ये डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी है। और इससे कह रहे हैं राहुल बाबा कि आप आइए यहाँ पर हमको बचाइए, यानी कि आप इंटरवेंशन कीजिए भारत में और मुझको प्रधानमंत्री बनाइए। अरे राहुल बाबा, वो इंटरवेंशन करने वाले दिन चले गए। अब तुम कुछ भी कर लो, कोई जॉर्ज सोरोस ले आओ, अब कोई तुम बीबीसी ले आओ, अब कोई किसी प्रकार का कुछ भी ले आओ, अब भारतीय जनता तुमको स्वीकार नहीं करेगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा नंबर आ गया, अगली बार तुम वायनाड से भी हारोगे। पेगासस, ऐसी मूर्खता की बात है। एक मैंने बताया था कि हमारे एक मित्र थे, उनको भी इसी तरह से इसने एक्सपोज कर दिया था 2013 में, ये बता के कि भाई एक आईबी वाले आए थे, उन्होंने मुझे मुजफ्फरनगर के पीड़ितों के बारे में बताया और कहा कि जो मुसलमान बच्चे हैं इनको आईएसआई वाले संपर्क कर रहे हैं। अगले दिन वो हमारे जो मित्र थे उनका पता कर लिया गया आईबी द्वारा, और इनकी माताजी ने कहा कि इस व्यक्ति को यहाँ से ट्रांसफ़र करो, ये मेरे बच्चे को बरगला रहा है, और बच्चा जो है इसके इन्फ्लुएंस में उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। उसके बाद जो 2014 में हुआ वो सब आप लोग जानते हैं। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा तो इनकी बड़ी भारी, पता नहीं कौन सी आ गई, पहले हो गए यात्रा करने वाले, और कह रहे हैं कि साहब कि हम कश्मीर में गए, कश्मीर में मिलिटेंट्स ने मुझे देखा, मैंने मिलिटेंट्स को देखा, और हमारा संवाद हो गया। यार, ये तुम्हारा संवाद तब क्यों नहीं हुआ था जब तुम्हारी सरकार थी? 2010 में जो सारा का सारा तमाशा हुआ था उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर रहते हुए, या जब तुम्हारी सरकार हुआ करती थी, गुलाम नबी आज़ाद जब वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, उस समय जब तमाशा हुआ था, तो उस समय तुम क्यों नहीं गए यात्रा करने? उस समय जो तुम्हारा संवाद था ये कहाँ था? आज तुम यात्रा कर पा रहे हो, आज तुम लाल चौक में झंडे फहरा पा रहे हो, वो इसलिए है क्योंकि कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई।
इसलिए हो पा रहा है ये सब। लेकिन तुम्हें तो देश के विरोध में बोलना ही बोलना है, देश के विरोध में देश के बाहर जाकर बोलना है। भाई कोई भी हो, कुछ भी हो, मेरे आरएसएस से मतभेद हो सकते हैं, मेरे बीजेपी से मतभेद हो सकते हैं, मेरे मोदी जी से मतभेद हो सकते हैं, उनकी सारी बातें नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या मैं देश के बाहर जाकर या फिर देश के दुश्मनों के स्वर में स्वर मिलाकर भारत की आलोचना करने लगूंगा? यदि ऐसा करूंगा तो मेरे से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। इतनी सी बात नहीं समझ में आती तुम्हें? राहुल बाबा उर्फ पप्पू फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, वहाँ कैम्ब्रिज में खड़े होकर आधे घंटे तो चाइना की तारीफ करते रहे। अभी चाइना की तारीफ किस हिसाब से कर रहे थे? वहाँ क्योंकि बिजनेस स्कूल था इसलिए कुछ बिजनेस बताना था कि साहब की जो प्रोडक्शन है वो कोर्शन वाले स्टेट्स में जो अच्छा हो रहा है, जो डेमोक्रेसीज हैं वहाँ अच्छा नहीं हो रहा है, और उसके बाद ये सब कहने के बाद में जो कोर्शन वाली स्टेट है यानी कि चाइना, उसकी तारीफ की कि वो हार्मनी मॉडल से चलते हैं। हम लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी वाले वो डिवीजन के मॉडल पे चलते हैं। भाई तुम अपना पहले दिमाग तो ठीक कर लो, कहना क्या चाहते हो दादू मेरे? फिर ये साहब चीन से आंख में आंख मिला के नहीं देख सकते। जयशंकर जी का जवाब दे दो ना भाई। जयशंकर जी कह रहे हैं ना कि यदि आपको मेरे से अधिक पता है चीन के बारे में तो मैं आपसे सीखने के लिए उत्सुक हूँ, तो उनको समय दे दीजिए, वो आपके पास आके सीख लेंगे। आप प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना उत्सुक क्यों हैं? क्यों बार बार कहते हैं कि साहब कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद हो गई? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बंद हो गई, आप तो बोलते हुए रुक ही नहीं रहे हैं, ये लगातार बोल रहे हैं। आपने ये पूरी की पूरी जो भारत तोड़ो यात्रा की उसमें आप लगातार उल्टी पुल्टी बातें बोलते रहे, यानी कि आपकी यात्रा में गधे भी आए, सुअर भी आए, कुत्ते भी आए, इतना बोले आप। आपकी यात्रा में तालिबानी भी आए, शायद टेररिस्ट तो मिल ही गए आपको, हर तरह के लोग आपके आए क्योंकि आप इतना अच्छा अच्छा बोल रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि साहब कि आपको बोलने नहीं दिया जाता और इंस्टीट्यूशंस बड़े ख़तरे में हैं साहब। आरएसएस फैसिस्ट है साहब। आरएसएस यदि फैसिस्ट है तो आपकी सगे नाना जी जो थे उनके बारे में भी कभी कुछ बता दीजिए ना कि वो फैसिस्ट थे या नहीं थे, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे। क्या आपके रक्त में फासिस्ट रक्त सम्मिलित है? फासिस्ट रक्त सम्मिलित होगा ही तभी तो आप इस तरह से इतनी झूठी मूठी बातें कर लेते हैं, और वो भी इतना कन्विंस होके। ऐसा लगता है कि बात आपके हृदय से आ रही है, ऐसा लगता है कि लेफ्टिस्टों ने आपका पूरा माइंड कैप्चर ऐसा कर रखा है कि वो आपको जो कुछ सिखाते हैं वो उसी प्रकार से आप बोलते हैं। आप तो पूरा जॉर्ज ऑरवेल वाले स्पीड में बोलने लगे। वॉर इज पीस, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, यही तो आप बोल रहे हैं। और साइलेंस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। सारी बातें जो ऑरविलियन जो सिस्टम है उसको आप संभवतः लाना चाहते हैं, और ये बिल्कुल निश्चित है कि अगली बार भारत के जो भी प्रजातांत्रिक मूल्यों को पहचानने वाले समझने वाले लोग हैं वो इनकी हरकतों से ये समझ जाएं कि जिस दिन ये पावर में आ गए उस दिन ये फिर और किसी को नहीं बोलने देंगे, क्योंकि इस समय भी सब कुछ बोलते हुए भी ये कह रहे हैं कि इनको बोलने नहीं दिया जा रहा, कि डेमोक्रेसी नहीं रह गई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो डेमोक्रेसी की रेटिंग वगैरह है वो भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से खारिज कर दी है, रिजेक्ट कर दी। जैसे राहुल बाबा ये भी समझ लो कि जो भी आप बोले हो जाके, जो भी आपके जो ब्रेन वेव्स हैं, जिस प्रकार से भी आपने जॉर्ज सोरोस का, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, इनका सबका टूल किट बन के और वहाँ जाकर व्यवहार किया है, ये तो बता दो कि जिन लोगों के सामने आप बोले थे उनमें से कोई वोटर भी है क्या? किसी के पास OCI सर्टिफिकेट है क्या? मालिनी मेहरा के पास है क्या? मालिनी मेहरा तो वो है जो अपने
पिता के विरुद्ध ही बोल रही थी और अब कह रही है वो आरएसएस के सदस्य थे। तो ये सब तुम वहां जाके बोले, सैम पिट्रोडा ने तुमसे बुलवा दिया, ये लोग ना तो तुमको फंडिंग कर पाएंगे क्योंकि इनके सबके FCRA लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। तो ये ना तो तुमको फंडिंग कर सके, ना आपका और कोई हित कर सके कि ये वोट दिलवा सकें आपको। और जितना आप जाके ये कहोगे कि फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ इंटरफेयर करें, इंटरवेंशन करें और डेमोक्रेसी को डिफेंड करें, यानी कि आप रिजीम चेंज की बात करो फॉरेन इंटरवेंशन से, एक बात तो ये अवश्य है कि ये भी देखना पड़ेगा कि आपने अपनी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ है उसका वायलेशन किया है कि नहीं किया है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी यदि कोई 100% श्योर शॉट फॉर्मूला है भारत में वोट खोने का, तो वो है विदेशी हस्तक्षेप। ये तो कम्युनिस्ट तक समझ गए थे। देखिए, कम्युनिस्टों ने भी उस सारे नैरेटिव को किनारे रख के वो काम किया था। आप तो अभी भी यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल रहे हो। वो जो गंगाधर अधिकारी थीसिस है जिसके तहत कम्युनिस्टों ने भारत को 17-18 देशों में विभक्त करने की बात की थी, वो उन्होंने भले ही ऑफिशियली डिसोन ना किया हो लेकिन उसके बारे में बोलते कभी नहीं है। उनसे पूछो भी, उनको किसी टीवी डिबेट में आप प्रोवोक भी करो, उनका मजाक भी उड़ाओ, तो भी नहीं बोलते। और आप हो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स डॉक्ट्रिन लिया है। भाई, यूनियन ऑफ स्टेट्स डॉक्ट्रिन खाली आर्टिकल 1 ही देखोगे क्या? कभी आर्टिकल 245 से आर्टिकल 256 तक भी पढ़ दो। संविधान के आप बड़े ज्ञाता हो तो आप उसको पढ़ लो, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यूनियन का मतलब क्या है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स तो नहीं कहा ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। यूनियन का मतलब होता है इंटीग्रेटेड होल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक फेडरेशन है। भारत फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। और ये शब्द जो है, यदि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्यों इस शब्द का उपयोग किया गया। लेकिन आपको समझना तो है ही नहीं। आपको तो इटालियन ब्लड का कर्ज चुकाना है, चुकाइए। हम तो यहाँ अत्यंत प्रसन्न हैं कि आप अपनी राजनीतिक आत्महत्या करने पर उतारू करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।